Hello student, welcome back to my YouTube channel Biochem Academy. चलिए अगला हेडिंग डालिए। तीसरा जो है इसका यहां बताया जाता है चूषण एंटीपोडल कोशिका के बारे में। ठीक है, क्या होता है ये व्यवस्था ऐसी है कि कई पौधों में एंटीपोडल कोशिका हाइस्टोरियन नामक विशेष संरचना विकसित करते हैं। अब यह सबसे बड़ी चीज है कि हाइस्टोरिया होता क्या है। हाइस्टोरिया क्या होता है? ठीक है, हाइस्टोरिया एक ऐसी व्यवस्था होती है, ठीक है, आपको बताएं, जो एक कवक और फंगाई के रूप में हम इसको देख सकते हैं। एक तरीके से परजीवी के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे फंगाई होते हैं या बैक्टीरिया, इन सब चीजों के रूप में हाइस्टोरिया भी एक तरीके से परजीवी के रूप में पाया जाता है। ठीक है, अभी हम लिखा देंगे इसको भी, इसीलिए हमने इसके कार्य नहीं लिखा है, अभी इसको लिखा देंगे। ठीक, हाइस्टोरिया नामक विशेष संरचना वाले विकसित करते हैं इस चीज को, चूषण एंटीपोडल कोशिका जो होती है, इसको हाइस्टोरिया नामक विशेष क्या होते हैं संरचना वाले क्या करते हैं, इसको विकसित करते हैं, जो भ्रूण कोश के बाहर बीजांड काय के ऊतकों में घुस जाती है। ठीक है, मतलब ये एक ऐसी परजीवी है जो अपने भ्रूण कोश को दूसरे के माध्यम में लगाकर क्या करते हैं, अपने जीवन को उत्पादित करते हैं। जैसे समझिए, जैसे आपने देखा होगा जब रोटी को बहुत लंबे समय तक रख दिया जाए, ठीक है, तो उसमें एक हरे या काले या नीले रंग के कवक लग जाते हैं, या ब्रेड में फफूंदी लग जाती है। ऑक्सीजन के माध्यम से, नमी के माध्यम से उनको जब नमी एक तरीके से मिले तो अपने देखेंगे कि एक्सपायरी डेट के बाद में उसमें एक प्रकार से क्या होने लगते हैं, कुछ हरे कवक या नीले पीले कवक के तरीके से लग जाते हैं। तो ये परजीवी के तरीके से कार्य करते हैं। ठीक, यानी ये दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, तो इन्हीं चीज के बारे में उनको क्या किया गया है, बताया गया है। तो हम लोग समझेंगे इसको, आप भी जान जाइए। ठीक है, हेडिंग डालिए एस्टोरिया। ठीक, और ये जो होते हैं ये कई प्रकार के भी होते हैं। जैसे कौन कौन से, जैसे तना परजीवी प्लांट में भी ये पाए जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत से पेड़ पौधों में, आपने देखा होगा हरे हरे कवक लग जाते हैं इस पे। जैसे भी बारिश हो जाए तो आप पेड़ पे चढ़ नहीं पाते, उस समय का उस पे हरे हरे कवक जैसे लग जाते हैं। ठीक है, ये जड़ में भी लग जाते हैं। ठीक है, जड़ में भी कवक लग जाते हैं, और तने पर भी क्या होते हैं, ये एक तरीके से कवक के रूप में लग जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये होता है आपका क्या, हिस्टोरिया। और ध्यान रखिएगा एक चीज कि ये जो है ये दूसरों के माध्यम से, मतलब खुद से नहीं, ये दूसरों के माध्यम से अपने जीवन को क्या करते हैं, यापन करते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। लिख चुके? हाँ, तो ये हो गया आपका, इसमें बताया गया है यह एक विशिष्ट जड़ जैसी आक्रामक अंग है जो परजीवी कोशिका परजीवी पौधों में या कोक में मेजबान ऊतकों में प्रवेश करते हैं। ये हमने बता दिया आपको, ये तना और जड़ के रूप में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है, और साथ साथ और कई सारी चीजें बताई जाती हैं कि जब इनका आरंभ होता है, ठीक है, मतलब शुरुआती होती है, तो जो मेजबान, ये मेजबान जो होते हैं क्या होते हैं, ऊतकों, इनमें एक तरीके से रासायनिक या केमिकल रिएक्शन होता है, जो रसायन को एक तरीके से निकालते हैं। चलिए, तो हम लोग समझेंगे भ्रूण कोश के बारे में। ठीक है, कुछ चीजें हम समझ चुके थे भ्रूण कोश के बारे में। ठीक है, आज हम लोग भ्रूण कोश के बारे में और चाहे चीजों को जानेंगे। कल हम लोग समझे थे प्रतिमुखी कोशिकाओं के बारे में। ठीक है, और प्रतिमुखी कोशिकाओं के जो 3 चरण थे उसके बारे में हम लोग जाने थे। ठीक, और आज हम लोग समझेंगे उसी की आगे की प्रक्रिया के बारे में। तो इसमें बताया था कि भ्रूण कोश में निभाग की 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं केंद्र में, जो हमने कल आपको इसके बारे में बताया था कि ये 3 प्रतिमुखी क्या होती हैं, कोशिकाएं होती हैं। ठीक, 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं होती है, इसके बारे में हम लोग कल समझे थे। ठीक है, जिसमें आपके क्या कहते हैं, जो कोशिकाएं थी उसमें ग्रंथिल कोशिकाएं थी, चूषण कोशिकाएं थी। ठीक है, और इस प्रकार से तीनों कोशिकाएं थी। और आगे अब आज क्या बताया जा रहा है कि 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं जो होती हैं केंद्रक में, उनमें क्या होता है, 2 स्वतंत्र ध्रुवीय केंद्रक, 2 स्वतंत्र ध्रुवीय केंद्रक तथा बीजांड द्वार की ओर 3 कोशिकाएं उपस्थित होती हैं।
ठीक। और इसमें फिर आगे बताया कि दो स्वतंत्र ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। आपको अगर ध्यान होगा तो हमने जो फिगर बनाया था उसमें आपको दिखाया गया था कि दो ध्रुवीय केंद्रक होते हैं, ऐसे गोल गोल बना था, ठीक है, उसके अंदर। तो उसमें बताया गया था कि वो क्या होते हैं, दो ध्रुवीय केंद्रक तथा बीजांड द्वार की ओर तीन कोशिकाएं होती हैं। ठीक। तो हम लोग जानेंगे ध्रुवीय केंद्रक के बारे में, ठीक है, कि ध्रुवीय केंद्रक क्या होते हैं, तब उसके आगे फिर बीजांड द्वार के हम तीनों कोशिकाओं के बारे में समझेंगे। ठीक। तो पहले हम जानेंगे ध्रुवीय केंद्रक के बारे में। तीन प्रमुखी कोशिका के बारे में हम लोग समझ चुके थे कल ही। तो आज हम लोग जानेंगे ध्रुवीय केंद्रक के बारे में। हम्म? तो यहाँ सबसे पहले बताया जाता है, हम लोग यहाँ पे समझे थे ध्रुवीय केंद्रक के बारे में। यहाँ बताया कि दो स्वतंत्र ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। ठीक है। तो ध्रुवीय केंद्रक होते क्या है, ये सबसे पहले हम लोग जानेंगे। तो बताया था कि पादप जगत में ध्रुवीय केंद्रक यानी कि एंजियोस्पर्म, यानी कि एंजियोस्पर्म क्या मतलब कि जैसे कि आपके पौधे, प्लांट, इन सब चीजों के बारे में। ठीक है। कि मादा जननांग के अंदर, मादा जननांग यानी कि भ्रूण कोष को बताया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। मादा जननांग यानी कि भ्रूण कोष को, मादा जननांग के अंदर पाए जाने वाला अति महत्वपूर्ण केंद्रक होता है। ध्यान रखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण केंद्रक है ध्रुवीय केंद्रक। क्योंकि आपने देखा ही होगी इसकी आकृति को, ये इस तरीके से बने होते हैं और बीच में इनके दो केंद्रक के रूप में होते हैं। आपने चित्र में देखा होगा इसको। ठीक है। तो बताया गया कि ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण केंद्रक होते हैं और साथ साथ ये भ्रूण कोष के केंद्र में स्थित होते हैं। भ्रूण कोष के केंद्र में ही स्थित होते हैं, क्योंकि हमने आपको बनाया था जब भ्रूण कोष चित्र आप देखे थे उसमें, तो उसमें दिखाया गया था कि इसे नीचे साइड में क्या होता है, मतलब जो प्रतिमुखी कोशिका थी, ठीक है, जो हमने शुरू में लिखा है प्रतिमुखी कोशिका जो थी, ठीक है, उसी के जस्ट नीचे केंद्रक कोशिका, और केंद्रक कोशिका के बगल में नीचे की तरफ क्या होते हैं, हमारे ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। ठीक। ये भ्रूण कोष के केंद्र में स्थित होते हैं और निषेचन की प्रक्रिया में क्या करते हैं, मुख्य भूमिका निभाते हैं। निषेचन की प्रक्रिया में क्या करते हैं, मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये होते हैं ध्रुवीय केंद्रक। अब ये और किस तरीके से कार्य करते हैं और ये किस तरीके से दो स्वतंत्र ध्रुवीय केंद्रक होते हैं, ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अब समझेंगे। ठीक है। ये रहा हमारा ध्रुवीय केंद्रक। ध्रुवीय केंद्रक होता क्या है इसके बारे में हम लोग समझा। अब इसके बाद हम समझेंगे इसके कार्य क्या होते हैं और ये दो ध्रुवीय केंद्रक जो होते हैं वो किस तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, किसके लिए, भ्रूण कोष के लिए या फिर निषेचन की प्रक्रिया के लिए। ठीक है। जैसे दिया गया ना, निषेचन की प्रक्रिया में भूमिका निभाते हैं, तो किस तरीके से निभाते हैं इन सब चीजों के बारे में क्या करेंगे, हम बारीकी से समझेंगे। ठीक है। चलिए देखते हैं अब आगे। हम लोग समझेंगे ध्रुवीय केंद्रक की मुख्य विशेषताओं के बारे में। तो सबसे पहले हम समझेंगे इसकी स्थिति के बारे में। तो यहाँ बताया ध्रुवीय केंद्रक की मुख्य विशेषता के बारे में, क्या बताया, स्थिति बताया। ये मादा पुष्प के बीजांड के में मौजूद भ्रूण कोष के बिल्कुल क्या होते हैं, केंद्र में स्थित होते हैं। ये क्या होते हैं, केंद्र में स्थित होते हैं। और साथ ही साथ बताया जाता है कि इनकी जो संख्या है वो कितनी होती है, दो स्वतंत्र ध्रुवीय केंद्रक के रूप में होती है। ठीक, कितनी होती है, दो स्वतंत्र ध्रुवीय केंद्रक के रूप में। हम लोग इनके ध्रुवीय केंद्रक के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से ध्रुवीय केंद्रक अगुणित होते हैं, कौन कौन से ध्रुवीय केंद्रक गुणित होते हैं। ठीक है। इन सब चीजों क्या करेंगे, अब समझेंगे। ठीक, तो इसको नोट कर लिए, फिर आगे बढ़े। लिखिए पहला, माध्यमिक केंद्र का निर्माण। तो यहाँ बताया था माध्यमिक, ये अब हम लोग यहाँ समझेंगे दो स्वतंत्र ध्रुवीय केंद्रक के बारे में। क्या बताया गया, पहला आपका माध्यमिक केंद्रक का निर्माण बताया था। निषेचन से ठीक पहले की प्रक्रिया, निषेचन से ठीक पहले केंद्र में स्थित दोनों ध्रुवीय केंद्रक आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं और साथ ही साथ दो गुणित यानी टू एन बनाते हैं। ये ध्यान रखिएगा। यहाँ क्या बताया जाता है कि जब माध्यमिक केंद्रक का निर्माण होता है तो इसमें एक प्रक्रिया होती है, घटना घटती है। क्योंकि आपको बताया गया था कि जो दो एक तरीके से ध्रुवीय केंद्रक होते हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं कहाँ स्थित होते हैं, केंद्रक के नीचे स्थित होते हैं। तो जब ये आपस में मिलते हैं दोनों ध्रुवीय केंद्रक, तो एक तरीके से टू यानी दो गुणित बनाते हुए ये क्या होते हैं, हमें दिखाई देते हैं।
और उन्हीं को क्या कहा था, माध्यमिक केंद्रक का निर्माण होता है। मतलब तब जब आपस में मिलेंगे तो एक तरीके से शुरुआती दौर रहेगा, तो इस कारण से उसे माध्यमिक केंद्रक का निर्माण कहते हैं। और ये निषेचन से ठीक पहले की प्रक्रिया है, आपस में मिलने की जो व्यवस्था है वो निषेचन से ठीक पहले की प्रक्रिया होती है। और केंद्रक में क्या होते हैं, स्थित होते हैं, आपस में फिर क्या होता है, जुड़कर टूयन का निर्माण करते हैं। ठीक, ये बताया आपको माध्यमिक केंद्रक का निर्माण। अब इसके बाद अगला टॉपिक जो है हमारा, चलिए उसको लिखेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। The top important concept is coming up next. Subscribe now to the Biochem Academy. Don't miss it.